गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ज्योग्राफी के इकाई 1 का ख चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसका शीर्षक है जल संसाधन। जब आप इस क्वेश्चन को अभ्यास को समझ लेते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे या दे सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कहता है। पहले हम लोग स्टेप 1 देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पहला है उजला ग्रह, दूसरा है नीला ग्रह, तीसरा है लाल ग्रह, चौथा है हरा ग्रह। तो इसमें सही विकल्प जो आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात नीला ग्रह। अच्छा, इस 4 ऑप्शन में से बताइए कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए क्या कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। सोचिए क्या कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो ऑप्शन पहला है 9.5%, दूसरा ऑप्शन है 95.5%, तीसरा ऑप्शन है 96%, चौथा ऑप्शन है 96.6%, या ब्रैकेट में दिया हुआ आपका है 96.5%। तो इसमें सही जो विकल्प होंगे वह डी नंबर हो जाएंगे, 96.5%। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट में क्यों दिया गया है। अभ्यास के क्वेश्चन में ऑप्शन में 96.6% है, जबकि आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है 96.5%। तो 6 जो है वह 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम मार सकते हैं, लेकिन शुद्ध आंकड़ा 96.5% है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। यानी ध्यान देना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है पंडित नेहरू, और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात पंडित नेहरू, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है। अब देखिए हम लोग चौथे प्रश्न देखते हैं। अब चौथे प्रश्न क्या देख रहे हैं, चौथे प्रश्न देख रहे हैं कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। अब हम प्राणी बोल रहे हैं तो प्राणी क्या हुआ, मानव प्राणी होंगे, पशु पक्षी प्राणी होंगे। तो यही कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। चारों ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है 65 से 99%, दूसरा ऑप्शन है 2.5%, तीसरा ऑप्शन है 65%, चौथा ऑप्शन है 3/4। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 65%। ध्यान दीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी जब यहाँ कह रहा है तो सिर्फ आपका मानव प्राणी होगा, ऐसा नहीं कि वनस्पति समझ लीजिए या पशु पक्षी समझ लीजिए। प्राणी का अर्थ यहाँ क्या हुआ, मानव प्राणी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 65%। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि वनस्पतियों में अर्थात पेड़ पौधों में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है, तब आप मारिएगा 65 से 99%। तो ये आपका 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। यानी जब हम खेतों में जल से अधिक सिंचाई करते हैं फसलों की, तो उससे कौन सी समस्या जो है पैदा लेती है, वह कौन सा तत्व है जिसकी मात्राएं खेतों में बढ़ जाती है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है फ्लोराइड, दूसरा क्या कह रहा है क्लोराइड, तीसरा क्या कह रहा है आर्सेनिक, इसी का दूसरा नाम है संख्या, और चौथा ऑप्शन है लौह। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा। आप अभ्यास पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, तो आप बताइए क्या हो सकता है।
तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, आर्सेनिक, या आर्सेनिक की जगह पर क्या देगा, संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, संख्या। तो अगर क्वेश्चन आया कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आप आंसर मारेंगे आर्सेनिक या संख्या। तो क्लियर हो गया। तो हम लोग ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें जो आपके चैप्टर के अंत में 5 क्वेश्चन दिया है अभ्यास करने के लिए कि आप चैप्टर कितनी अच्छे से समझ पाए। अगर आप समझ गए होंगे तो उसको सही विकल्प के रूप में आप उत्तर बता सकते हैं या उसको चिन्हित कर सकते हैं। चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और स्टेप 2 है जिसका शीर्षक क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय का अर्थ होता है छोटा प्रश्न, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिए, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से होता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, जिसका सही उत्तर आप बता सकते हैं कि एक ही समय में अनेक लाभ प्राप्त करना, या ऐसे भी हम बता सकते हैं कि वैसी परियोजनाएं जिससे एक समय में अनेक लाभ हम प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त करते हैं, तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लीजिए कि बिहार का कोसी नदी है, तो यह बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम कोसी नदी के जल से कृषि की सिंचाई करते हैं, एक ही समय में बागवानी की सिंचाई करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति करते हैं, फिर उस जल में क्या करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, सिंघाड़ा पालन करते हैं, फिर उन जलों से हम जल विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। तो बताइए, कोसी नदी एक है, उसमें जो जल पाया जा रहा है, एक समय में हम उस जल का अनेक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए हम इस परियोजना को क्या कहे, बहुउद्देशीय परियोजना कहे। इस तरह से कई परियोजनाएं और भी, जैसे मान लीजिए सोन नदी घाटी परियोजना है, गंडक नदी घाटी परियोजना है, भाखड़ा नदी घाटी परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग देख लिए कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो इसकी परिभाषा फिर से समझ लीजिए कि वैसी परियोजनाएं जो एक समय में अनेक लाभ उससे प्राप्त किए जाते हैं, तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए, क्या कहता है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखें। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। तो जल संसाधन का उपयोग जो है आप यह समझिए, कहता है कि जल संसाधन का उपयोग निम्नलिखित हैं। अब पहला पॉइंट देंगे पेयजल के रूप में, पेयजल मतलब पीने के जल के रूप में। दूसरा क्या है, कृषि की सिंचाई करने में। तीसरा क्या है, बागवानी की सिंचाई करने में। चौथा क्या है, जल विद्युत उत्पादन करने में। पांचवा कार्य क्या है, घरेलू कार्य के रूप में। आप छठा पॉइंट भी दे सकते हैं, क्या, उद्योग या कल कारखानों में जल के उपयोग करने में। फिर इसका 8वां पॉइंट भी दे सकते हैं कि परिवहन के साधन के रूप में। तो ये विभिन्न प्रकार के हम जल संसाधन का उपयोग करने का काम कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर, कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। अब इस शब्द को समझिए, अंतर्राज्यीय कह रहा है। अंतर्राज्यीय का अर्थ होता है कि देश में जो राज्य हैं, बताइए कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे एक ही प्रकार की नदी जो होती है कई राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसी के जल के उपयोग को लेकर क्या हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है। तो अंतर्राज्यीय का अर्थ ही होता है राज्यों के बीच में। तो एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए कि अंतर्राज्यीय क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं। तो कहेंगे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद का प्रमुख कारण है कि एक नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है और उन नदी के जल का उपयोग सभी राज्य के लोग करना चाहते हैं।
जो उसके समीप हैं, यानी नदियों के किनारे जो राज्य हैं जहाँ से गुजर कर जा रही है, तो वो सभी राज्य उन नदियों के पानी का अपना उपयोग करना चाहेंगे, जबकि दूसरे राज्य जो हैं उसके उपयोग को रोक लगाने का काम करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपना संपूर्ण विकास करना चाहेंगे। तो ये जो जल का उपयोग संबंधी है, इसी को लेकर क्या हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। तो ये आप समझ गए कि अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल संकट क्या है। ये तो बिहार बोर्ड एग्जाम में इतना बार पूछा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बार बार ये क्वेश्चन उठाते रहता है कि जल संकट क्या है। अब पहले इस क्वेश्चन के स्वरूप को समझिए। कह रहा जल संकट क्या है, अर्थात संकट का अर्थ क्या हुआ, समस्या हो गया। तो पीने के लिए जल, उपयोग में आने के लिए जल आज हमारे बीच क्या हो रही है, उसकी मात्राएं घटती जा रही है। तो आखिर जल संकट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी जल संकट की आपसे परिभाषा जानना चाह रहा है। तब आप इसकी परिभाषा कैसे देंगे, क्योंकि आप तो चैप्टर पर हैं और अच्छे पूर्वक से आपको बताया गया है। तो आप सोचिए कि जल संकट को आप अपने शब्दों में कैसे परिभाषित कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि जल संकट क्या है। स्वीडन देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फाल्कन मार्क। तो फाल्कन मार्क जो थे, इन्होंने ही जल संकट की परिभाषा दी। उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्ध होना ही जल संकट कहलाता है। तो परिभाषा समझ में आ गया, फिर से समझिए। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फाल्कन मार्क। इन्होंने ही परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। इससे कम जल उपलब्ध होना ही जल संकट कहलाता है। तो ये आप परिभाषा समझ गए और जान गए कि जल संकट क्या है या जल संकट किसे कहते हैं। तो ये आप समझ गए चौथा प्रश्न कि जल संकट क्या है। चलिए अब ये जल संकट के कारण ये है कि हमें पीने के लिए जल जो है बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो रही है, जल की समस्याएं पैदा हो रही है। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है प्रदूषण। ये प्रदूषण क्या है, पूछ सकता है 2 नंबर में कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो इसको कैसे आप परिभाषा देंगे, तो इसका परिभाषा हम देंगे कि शुद्ध तत्वों में अशुद्ध तत्वों का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। या इसको हम दूसरे शब्दों में दे सकते हैं कि वांछनीय तत्वों में अवांछनीय तत्वों का घुल जाना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण शब्दों की परिभाषा हम समझ गए। अब पूछ रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें, यानी जो भारत में नदियां पाई जा रही है वह प्रदूषण किन किन कारणों से हो रही है। तो फिर इसको हम उत्तर दे सकते हैं। पहले आप समझिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। चलिए इसका उत्तर हम फिर से आपको समझा रहे हैं। कहेंगे कि भारत की जो नदियां हैं उनके प्रदूषित होने का निम्नलिखित कारण है। पहला कहेंगे कि नदियों के किनारे ही नगरों शहरों का निर्माण हो रहा है, विकास हो रहा है। तो उन गांवों से, उन नगरों से जो वाहित मल जल निकल रहे हैं वह कहाँ गिर रहे हैं, वह नदियों में गिर रहे हैं। वाहित मल जल का समझ रहे हैं, यानी जो आपका बाथरूम में उपयोग किया जा रहा है या जो जल का उपयोग हो चुका है, जो जल गंदे हैं, तो वो सभी जल कहाँ गिर रहे हैं, नदियों के जल में गिर रहे हैं। तो इससे नदियों का जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट देंगे कि कृषि के क्षेत्र में जब हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो वह उर्वरक क्या होता है, जल में घुल जाता है और जल में घुलकर फिर वर्षा के जल के साथ
कहाँ गिर जाता है? नदियों के जल में गिर जाता है, तो उससे भी नदियों का जल प्रदूषित होता है। फिर हम कहेंगे कि नदियों के किनारे जो है बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो उनसे जो कचरे निकलते हैं वह भी नदियों में गिर जाते हैं, तो उससे भी नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। या फिर कह सकते हैं कि गांव के लोग, नगर के लोग यानी शहर के लोग क्या करते हैं? मृत प्राणियों अर्थात जब मानव मर जाता है तो उसे जलाने के लिए नदियों के किनारे ले जाते हैं और जलाकर उसके राख को गंगा में क्या करते हैं? प्रवाहित कर देते हैं, तो इससे भी नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। या फिर लाशों को क्या कर दिया जाता है? जल में प्रवाह कर दिया जाता है, तो उससे भी नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नदियों का जल प्रदूषण के कई कारण हैं और उन कारणों से ही शुद्ध नदियाँ जो है वह उसका जल अशुद्ध जल में परिवर्तित हो जाता है। अतः नदियों का जल प्रदूषण इस प्रकार से हो रहा है। चलिए, तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक अच्छी पूर्वक समझते हुए देखें। आप अगर चाहें तो इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं बोर्ड मॉडल होते हैं और यहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट करते रहता है, आते रहता है और आप अच्छी पूर्वक इसको तैयारी कर कर एग्ज़ाम हॉल में उत्तर सही पूर्वक लिख सकते हैं। चलिए स्टेप 3 की ओर आते हैं। स्टेप 3 क्या कह रहा है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अर्थात ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपका जो है 5 नंबर 4 नंबर अंकों में पूछता है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 अंकों में पूछता है। तो क्वेश्चन की नेचर को समझिए, क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए, उसके स्वभाव को समझिए। अगर आप क्वेश्चन के स्वभाव को समझ लेते हैं तो शायद आपका आंसर जो है उस प्रश्न की प्रकृति के अनुकूल आपका जवाब भी लिखा जाता है। तो इस थिंकिंग को, इस विचार को समझना होगा। तो चलिए स्टेप 3 देखिए क्या कह रहा है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। अब इसमें आप देखिए अधिकांश विद्यार्थी इस लॉन्ग क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मान लेते हैं, लेकिन यह उनकी भूल होती है या ना समझी कही जा सकती है। इस प्रश्न में 2 प्रश्न छिपे होते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा प्रश्न है कि जल संरक्षण के क्या उपाय हैं, यानी जल को आप कैसे बचा सकते हैं। तो 2 प्रश्न हो गया। लेकिन विद्यार्थी एग्जाम हॉल में क्या करते हैं कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिख दिया, प्रश्न को छोड़ दिया। तो अगर 4 नंबर का है तो 4 में आपको 2 नंबर देकर एग्जामिनर जो है वह भी छोड़ देगा। तो एक ही प्रश्न में उससे संबंधित कई प्रश्न जुड़े होते हैं, जिसके तथ्यों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप ये समझ लिए सबसे पहले नेचर प्रश्न का कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जल संरक्षण किसे कहा जाता है? चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? कहेंगे कि जल का विवेकपूर्ण और नियोजित तरीके से उपयोग करना ही जल संरक्षण कहलाता है। फिर से समझिए, जल का विवेकपूर्ण और नियोजित तरीके से उपयोग करना ही जल संरक्षण और प्रबंधन कहलाता है। तो एक इसका तो उत्तर समझ में आ गया कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। अब इसमें ही जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन कि जल संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो बोलेंगे कि जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं, यानी जल को आप कैसे बचा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि जल संरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। चलिए एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। पहला पॉइंट हो गया, डैश दिए, इसका उल्लेख करेंगे, कहेंगे कि वर्षा की जो जल होती है उन जलों को भूपृष्ठीय जल स्रोतों में जमा करेंगे, संग्रह करेंगे। जैसे मान लीजिए नदी है, पोखर है, तालाब है, वेटलैंड क्षेत्र है, तो ये सब जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हम वर्षा के जलों को क्या करेंगे, संग्रह करेंगे, जमा करेंगे। और यही जल फिर आप क्या कीजिएगा, दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, घरेलू कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं, पौधों की सिंचाई में भी कर सकते हैं, फसल के उत्पादन भी कर सकते हैं,
तो बताइए कि हम वर्षा की जल को संग्रहित कर भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति किए, क्योंकि वो जो वर्षा का जल संचित हुआ, जमा हुआ भूमिगत अर्थात भूमि के अंदर भी वो जल संचित होता है, जमा होता है। वर्षा की कुल जल का 22% जो है वह भूमि के नीचे रिस कर नीचे के तलों में संचित हो जाता है, जिसके उपरांत आप लोग क्या करते हैं, चापाकल के रूप में, बोरिंग के रूप में, ट्यूबवेल के रूप में आप उस जल का उपयोग करते हैं। तो हम किस प्रकार जल की समस्याओं को निराकरण करते हुए जल को बचाने के लिए क्या किए, वर्षा जल को संचय करने का काम किए। तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, जल संभार प्रबंधन। तो जल संभार प्रबंधन क्या है या जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन क्या है? कहेंगे कि बहते हुए जलों को रोककर, बहते हुए जलों को रोककर फिर हम अपनी क्रियाकलापों में उस जल का उपयोग करने का काम करेंगे, तब जाकर जल का बचाव होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम मुख्य रूप से भूमिगत जल पर निर्भर हो जाएं तो फिर जल की घोर कमी हो जाएगी और यह जल संकट को पैदा कर देगा। तो इसीलिए जल को बचाने के लिए हमें जो वर्षा की जल होती है, जो बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जो बर्बाद हो सकते हैं, तो उस बहते हुए जल को हम अपने प्रबंधन कौशल विधि के द्वारा उस पानी को रोक लेंगे और फिर उस पानी को हम अपने दैनिक जीवन में या फिर दैनिक क्रियाकलापों में उस जल का क्या करेंगे, उपयोग करने का काम करेंगे, ताकि भूमिगत जल का कम से कम खर्च किया जा सके। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था, जल संभर प्रबंधन। फिर हम जल संरक्षण की तीसरी विधि देखेंगे। तीसरी विधि क्या है या तीसरा पॉइंट क्या है? कहेंगे तकनीकी विकास। अब समझिए कि तकनीकी विकास क्या है। तो इसका आंसर यहाँ से शॉर्ट में दो नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि तकनीकी विकास क्या है। तो कहेंगे कि जल का कम उपयोग के द्वारा हम अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को संपन्न कर लें तो उसे हम तकनीकी विकास कहते हैं। अर्थात जल का कम से कम बर्बादी करते हुए अधिक से अधिक उपयोग कर लिया जाए तो यह तकनीकी विकास कहलाता है। तो तकनीकी विकास के अंतर्गत 3 विधि अपनाते हैं। एक विधि है ड्रिप सिंचाई, दूसरा विधि है लिफ्ट सिंचाई, तीसरा विधि है सूक्ष्म धारा सिंचाई। तो ये 3 तकनीकी का विधियां हैं और इन तकनीकी विधियों को अपनाते हुए हम जल की बर्बादी को रोकने में सफल हो जाते हैं। चौथा विधि इसी के अंतर्गत आता है श्रेणुमा खेती। तो ये 4 विधि हो गए। अब ये 4 विधि से 2 क्वेश्चन बना देता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बना देगा कि ड्रिप सिंचाई क्या है? तो कहेंगे कि जल बूंदों के रूप में पौधे की जड़ों तक जल उपलब्ध कराना ही ड्रिप सिंचाई कहलाता है। फिर आ जाएगा कि लिफ्ट सिंचाई क्या है? तो कहेंगे कि जल पात्रों के माध्यम से पौधों तक जल का उपलब्ध कराना लिफ्ट सिंचाई कहलाता है। फिर तीसरा पॉइंट आप देखे थे, क्या देखे थे? सूक्ष्म धारा सिंचाई देखे थे। तो सूक्ष्म धारा सिंचाई क्या है? कहेंगे कि जल पात्रों को फव्वारों के रूप में जल पौधों तक उपलब्ध कराना ही सूक्ष्म धारा सिंचाई कहलाता है। फिर चौथा तकनीकी विधि क्या था? श्रेणुमा खेती। कहेंगे पहाड़ी इलाकों में श्रेणुमा प्रत दर प्रत करते हुए जलों के द्वारा पौधों या कृषि को सिंचाई करने का काम करेंगे, जिससे जल की बर्बादी रुक जाएगी। तो हम तकनीकी विकास के अंतर्गत 4 विधियां देखें। क्या क्या देखे? पहला ड्रिप सिंचाई देखे, दूसरा लिफ्ट सिंचाई देखे, तीसरा सूक्ष्म धारा सिंचाई देखे और चौथा श्रेणुमा खेती देखे। तो ये तकनीकी विकास के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या कहेंगे? जल प्रदूषण को कम करने का काम करेंगे। अब इसको डील करेंगे, डैश दे के बोलेंगे कि जल जिन जिन कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं उन कारणों पर हम कंट्रोल करने का काम करेंगे, नियंत्रण रखने का काम करेंगे, जिससे जल प्रदूषित ना हो। तो ये आपका चौथा विधि हो सकता है। 5वां विधि हम कर सकते हैं कि जल का परिशोधन कर। तो इसको डैश देंगे और कहेंगे कि
जो जल किन्हीं कारणों से कम प्रदूषित हुआ है उन्हें हम तकनीकी मशीनों के द्वारा उसे परिशोधित कर देंगे और वह परिशोधित जल ही फिर उसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने का काम करेंगे। तो जल प्रदूषित जलों का परिशोधन कर कर फिर जल को हम उपयोग जो कर रहे हैं, इससे जल का संरक्षण हो रहा है और संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन हो रहा है। तो हम ये 5 पॉइंट भी इधर देखें कि कैसे हम जल को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी विधियाँ हो सकती है जल को बचाने के लिए। क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उन व्यक्तियों को हम जल में प्रवाह नहीं करेंगे, या नदियों के किनारे जो है हम मुर्दा को जलाने का काम नहीं करेंगे, तब जल बच सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि जब हम कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसे कम से कम उपयोग करें, तब जाकर जल प्रदूषण बचेगा। या कृषि में हम फसल उत्पादन के क्रम में जैविक खाद का उपयोग करें, जिससे जल का प्रदूषण नहीं हो सकता है। फिर हम अगला पॉइंट भी कर सकते हैं कि उद्योग से निकलने वाले जो कचरे होते हैं उसे जल में प्रवाहित न कर कर यथा स्थानों पर उसे रख दिया जाए, जिससे जल प्रदूषित होने से बच सकता है। तो हम इस सारे विधियों के द्वारा हम जल का संरक्षण प्रबंधन कर सकते हैं। फिर हम पॉइंट बोल सकते हैं, एक और पॉइंट दे सकते हैं, संयुक्त वाटर सेट प्रबंधन, अर्थात वैज्ञानिक विधियों के द्वारा हम जल को अधिक से अधिक संग्रहित करने का काम करें, जिससे जल की संकट की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। फिर हम कह सकते हैं कि नदियों के किनारे पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनके सड़े गले पत्ते भी पानी में गिरते हैं और वह जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो जितने भी हम विधि बताए, जितने भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट बताए, अगर इन पॉइंट को हम खुद और दूसरे को समझाते हैं और इसे सामाजिक क्रांति से जोड़ देते हैं, तो फिर शायद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम जल संरक्षण कर सकने में सफल हो जाएंगे। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर संपन्न हो जाता है कि जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं और इसके क्या उपाय हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छी पूर्वक समझ गए, इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब स्टेप 3 का लॉन्ग क्वेश्चन का हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जा रहे हैं कि दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है। यानी जो आपको चैप्टर समझाया गया है, जो चैप्टर के प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उसकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, वहीं से प्रश्न निकल कर आ रहे हैं और आपकी पढ़ी हुई अध्ययन जो गहराई से आपने किया है उसकी मूल्यांकन किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। चलिए देखिए, तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इसके संग्रहण वह पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। देख लिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिखाई दे दिया। पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिया कि इसके संग्रहण व पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो ये प्रश्न आप देख लिए, इस लॉन्ग क्वेश्चन में 2 प्रश्न छिपा हुआ है और हमें इन दोनों प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप जवाब देते हुए इन लॉन्ग क्वेश्चन को अपने पूर्ण उत्तर के द्वारा कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहला है कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। तो कहेंगे कि वर्षा जल का मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा जाता है कि जलस जीवनम, अर्थात जल ही जीवन है। जल के बिना आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और जो जल है आपको पेयजल के रूप में, पीने वाले जल के रूप में वो बहुत कम मात्रा में है, यानी 2.5% है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 3% है। तो बताइए क्या इन 3% जल से सभी मानव के संपूर्ण जो है जीवन यापन सही ढंग से व्यतीत हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए वर्षा जल की भूमिका मानव के जीवन में बढ़ जाती है। अब किस रूप में इसकी भूमिका है, जैसे अगर आप पीने के
रूप में देखते हैं तो वर्षा जल के पानी को पिया जा सकता है। आप उसको संग्रहित कीजिए, जमा कीजिए, उसको पीने के काम कीजिए। घरेलू कार्य में जैसे बर्तन मांजने में हुआ, या फिर कपड़ा खींचने में हो गया, या फिर समझिए स्नान करने में हो गया, या फिर बाथरूम जाने के उपयोग में हो गया, तो बताइए उन वर्षा जलों का उपयोग हम किए कि नहीं किए? कर लिए। फिर हम वर्षा जल को संग्रहित करके नदियों में क्या कर सकते हैं? जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। फिर नदियों के जलों को संग्रहित करेंगे जब वर्षा के पानी को, तो उसमें हम सिंघाड़ा पालन कर सकते हैं, मेढक पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मानव के जीवन में वर्षा जल की भूमिका क्या है। इतना ही नहीं, भूपृष्ठीय जल के रूप में जब हम वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं, संचित करते हैं, तो वह जल क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चला जाता है। जो वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में जाता है वह 20% जल के रूप में वहाँ संचित होता है, जमा होता है, और फिर वही वायुमंडल का जल क्या होता है? वर्षा के रूप में पुनः हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो जल चक्र को संतुलन देने में भी वर्षा जल की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर भूमि के अंदर जो 20% जल संचित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेयजल के रूप में भूमि से निकाल कर दैनिक जीवन में उपयोग करने का काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है। जैसे आप नदी के रूप में देखते हैं, कुआं के रूप में देखते हैं, पोखर के रूप में देखते हैं, तालाब के रूप में देखते हैं। क्या ये सब जो जल हैं, ये सब वर्षा के जल के रूप में तो संचित हैं। जब वर्षा होती है, जल आता है और वह जल वहाँ संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, और फिर उन जल का हम लोग क्या करते हैं? अपनी क्रियाकलापों में इसका उपयोग करने का काम करते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है। चलिए दूसरे स्टेप में आइए, इसके संग्रहण व पुनर्चक्रण की विधि क्या है। तो देखिए, भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में जल को जमा करने की अलग अलग विधियाँ हैं, अलग अलग जो है पद्धतियाँ अपनाई जाती है। जैसे हम आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य की बात बताते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या है कि वर्षा की जलों को संचित करने के लिए कुल और गुल विधि को अपनाते हैं। ये कुल और गुल विधि क्या होती है कि जब नदी की पानी या वर्षा की पानी प्रवाहित होती है, तो उन पानी को खेतों की ओर मोड़ दिया जाता है, जिससे पौधे की सिंचाई अच्छी पूर्वक हो सके। तो बताइए, वर्षा के जलों को इस रूप में उपयोग किया। अब दूसरा उपयोग हम बताते हैं राजस्थान के बाद। अब राजस्थान में क्या होता है कि वहाँ विशेष गड्ढे बनाए जाते हैं। गड्ढों बनाकर जो है वर्षा के जलों को संचित कर लिया जाता है। जैसे राजस्थान का एक ज़िला है जिसको हम कहते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर में इन गड्ढे को क्या कहा जाता है? खादीन कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में इन्हीं गड्ढे को फिर दूसरे नाम से पुकारा जाता है, जिसको हम जोहर कहते हैं। तो खादीन और जोहर के रूप में भी हम गड्ढों को क्या करते हैं? विकास करते हैं, और वर्षा के जल को क्या करते हैं? उसमें जमा कर लेते हैं। फिर राजस्थान के निवासी जो होते हैं, इस जल का उपयोग करने का काम करते हैं। फिर राजस्थान में और भी विधियाँ अपनाते हैं। जैसे राजस्थान के आंगन में जो होते हैं, घर के आंगन जो होते हैं, उसमें गड्ढा बना देते हैं, टैंक बनाते हैं, जिसको टैंक कहते हैं। तो वर्षा के जल को उस टैंक में क्या करते हैं? पानी संचित कर लिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। इसे हम टाका भी कहते हैं। अब इसी टंकी का पानी जो होता है, टैंक का जो पानी जमा है, वर्षा का जल, उस टैंक के पानी को राजस्थानी लोग क्या करते हैं? दैनिक जीवन में इसका उपयोग करने का काम करते हैं। तो देखिए कि किस तरह से वर्षा के जल को संग्रह किया जा रहा है। फिर राजस्थान में ही अलग विधि के द्वारा भी पानी को संचित किया जा रहा है। यानी छत के ऊपर एक हौज का निर्माण कर दिया जाता है। एक प्रकार का कह सकते हैं कि नदी के रूप में छोटा सा बना दिया जाता है, और वर्षा की पानी को उसमें जमा कर लिया जाता है। फिर उसी पानी को राजस्थानी वासी जो होते हैं, वह दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने का काम करते हैं। आप सोचिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो वर्षा की जलों को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग विधियों से वर्षा की जलों को संचय करते हैं, जमा करते हैं, और अपने राज्य में जल की घोर कमी की समस्याओं का निराकरण करते हैं। क्योंकि भारत के सभी राज्यों में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां जल की घोर कमी पाई जाती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए राजस्थान के लोग
अपनी सोच, समझ और विवेक का उपयोग किए, इस्तेमाल किए और वर्षा की जलों को संचित करने का काम किए। चलिए हम अन्य राज्यों के बारे में भी जानते हैं। जैसे आप मेघालय राज्य को उठा लीजिए, तो मेघालय राज्य के शिलांग नामक एक जगह है जहां छतों पर वर्षा जल को क्या किया जाता है, संचित कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है और फिर उन संचित जलों को उपयोग कर कर मानव, वहाँ के लोग मानव जो होते हैं उसका उपयोग करने का काम करते हैं। तो हम मेघालय राज्य में भी देखें कि किस तरह से किया जा रहा है। चलिए एक और राज्य की बात करते हैं, जैसे कर्नाटक है। तो कर्नाटक जो राज्य हैं उनमें कई ज़िले हैं, वहाँ भी कई गांव हैं। तो कर्नाटक के मैसूर नामक ज़िला है और उन मैसूर ज़िला का एक प्रकार के कह सकते हैं कि गांव है जिसका नाम गंडाथुर गांव है ना, गंडाथुर गांव आता है, जहां के लगभग 200 घरों में छतों के ऊपर वर्षा की जलों को जमा किया जाता है और फिर वो अपनी उन जलों का उपयोग करने का काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग विधियों के रूप में, अलग अलग पद्धतियों के रूप में वर्षा की जलों को जमा किया जाता है। कई क्षेत्रों में, जैसे बिहार में अगर आप देखें तो यहाँ भी नदी के रूप में, पोखर के रूप में, कुआं के रूप में वर्षा की जलों को क्या करते हैं, संचय करने का काम करते हैं, एकत्रित करने का काम करते हैं और फिर उसी कुआं का पानी, उसी नदी का पानी फिर हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग करने का काम करते हैं। तो हम इस प्रकार से अच्छी पूर्वक समझ गए कि वर्षा के जलों को कैसे संग्रह किया जाता है और कैसे उसे पुनः चक्रण किया जाता है। पुनः चक्रण का अर्थ क्या होता है? पुनः चक्रण का अर्थ होता है जो संचित जल है, जो एकत्रित जल है, उसको हम बार बार उपयोग कैसे कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, किन संदर्भ में कर सकते हैं। अगर ये तरीका हम जान लें, अगर हम ये विधि समझ लें तो शायद जल की व्यर्थ जो बर्बादी हो रही है उन व्यर्थ बर्बादी को हम रोकने का काम कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है यही आपसे जानना चाह रहा है कि जो जल मानव के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाते हैं, उन जलों को मानव किस रूप में कैसे बचा रहा है और कैसे बचाया जा सकता है। दो बिंदु, कैसे बचा रहा है यानी प्राचीन काल से मानव उन जलों को कैसे बचाते आ रहा है और आने वाले जो मानव की पीढ़ियां हैं वो कैसे बचा सकते हैं। तो इन दोनों के सामंजस्य को देखिए, हम प्राचीन की विधियों को भी अपना सकते हैं और हम नए युग में हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हैं, हमारे पास एक से बढ़कर एक तकनीकी का विकास हो चुका है। तो हम इन तकनीकों विधि को अपनाते हुए भी जल की व्यर्थ बर्बादी को रोक सकते हैं और वर्षा की जलों को संग्रहित कर सकते हैं। तो ये दो प्रश्न हम लॉन्ग क्वेश्चन अभ्यास के अंत में जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, इन दोनों प्रश्न को उत्तर अच्छे पूर्वक साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में और स्टैंडर्ड क्वालिटी के उत्तर के रूप में समझ चुके हैं। तो आपको इन दो प्रश्नों में कहीं भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या है। हम लोग अब अलग तरह से क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन 20 से उठाया गया है और जहाँ से प्रश्न एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसका शीर्षक देखिए क्या दिए, बताओ तो जाने। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप चैप्टर अच्छी पूर्वक पढ़ें, मनोरंजन शैली में, गंभीर शैली में और साथ साथ रुचिकर विषय को समझते हुए पढ़े, अध्ययन किए, विस्तृत ज्ञान हासिल किए। अगर आप अच्छी पूर्वक पढ़े होंगे तो उन चैप्टर से, उन लेसन से किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आप उन प्रश्नों को आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आप बताइए कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या क्या हो सकता है। यानी एक एक प्रश्न के बारे में जानेंगे, एक एक प्रश्न को हम लोग समझेंगे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है राष्ट्रीय जल नीति कब लाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति कब लाया गया है। ऑप्शन देखिए, पहला 2002, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2003 और चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इन प्रश्नों का उत्तर पहला हो जाएगा 2002। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। विश्व कह रहा है यानी संसार,
संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं चारों। पहला ऑप्शन है मेघालय या मौसिनराम। ये जो मौसिनराम है मेघालय में ही है। दूसरा ऑप्शन है लेह। तीसरा ऑप्शन है किशनगंज। चौथा ऑप्शन है गया। तो इसमें क्या उत्तर होगा? इसमें उत्तर पहला हो जाएगा मेघालय। लेकिन इन 3 ऑप्शन को भी आप जान लीजिए। अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है तो आप उत्तर देंगे लेह। अगर पूछा कि लेह कहाँ है, लेह न देकर राज्य का नाम दे दिया या क्षेत्र का नाम दे दिया, तो आप क्या बताएंगे? लद्दाख। यानी लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है और लद्दाख का वह क्षेत्र कौन सा है? लेह है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है? किशनगंज। अगर आपसे पूछता है कि बिहार राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो आप जवाब देंगे किशनगंज में होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार राज्य का कौन सा जिला है जो सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला है, तब आप बताएंगे गया। तो ये 4 ऑप्शन से देख लिए, 4 क्वेश्चन हम निकाल लिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है सोन नदी की सहायक नदी कौन है? देखिए एक नदी प्रमुख होती है और दूसरी नदी उसकी सहायक होती है। तो जो प्रमुख होगी वो बड़ी नदी होगी और जो छोटी नदियां होती है वह प्रमुख नदियों की सहायक नदी होती है, अर्थात उसका हेल्पर होता है, उसका सहयोगी होता है। तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन है? चारों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है रिहंद, दूसरा ऑप्शन है गोपद, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी कोयल और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये तीनों नदियां जो हैं सोन नदी की सहायक नदी है। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ऑप्शन पहला है नदी, दूसरा ऑप्शन है मंदिर, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है स्थान। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नदी। चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या 5वां प्रश्न कह रहा है? जल मिशन कब लाया गया था? यानी जल मिशन कब लाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 2000 और चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी 2002। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जल मिशन किसने लाया था? तो आप कहेंगे कि जल मिशन APJ अब्दुल कलाम जी लाए थे, जो भारत के एक वैज्ञानिक थे और इन्हें मिसाइल पुरुष कहा जाता है और यह भारत के क्या थे? राष्ट्रपति भी थे। चलिए छठे प्रश्न की ओर आते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक भारत के किस नदी का है? यानी जो उपयोग जल के रूप में हम करते हैं, जल का जो उपयोग करते हैं, वह उपयोगी जल सबसे अधिक कौन सा नदी है जो जमा करता है पानी को? तो ऑप्शन देखिए। पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है कोसी, चौथा है यमुना। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा गंगा। लेकिन अगर प्रश्न आपसे यह पूछे कि उपयोग के योग्य जल भंडारण की क्षमता से सबसे कम भारत के किस नदी का है, यानी कौन सा भारत का नदी है जो सबसे कम जल को संचित करता है, जिसका उपयोग बहुत कम किया जा सके, तो उसका उत्तर लिखेंगे ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछे कि वह कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कोसी। अगर आपसे पूछे कि बिहार की वह कौन सी नदी है जो बिहार में बाढ़ लाने का कारण बनती है, तो आप कहेंगे कोसी। अगर आपसे पूछे कि बिहार के किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, तो आप उत्तर देंगे कोसी। फिर आपसे पूछ सकता है कि बिहार की वह कौन सी नदी है जो मलेरिया उन्मूलन के लिए जानी जाती है, यानी मलेरिया उन्मूलन, मलेरिया को भगाने में जानी जाती है, तो वह भी हो जाएगी कोसी। अब है चौथा, देखो यमुना है, तो कहेगा कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे यमुना। तो ये 4 ऑप्शन से भी कई प्रश्न देख लिए। अब सबसे लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी 7वें प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत
कब किया गया था? प्रश्न फिर से समझिए, राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत कब किया गया था? चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है 9 सितंबर 1987, दूसरा ऑप्शन है 1874, तीसरा ऑप्शन है 2002 और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, 9 सितंबर 1987। लेकिन जो ये है इसका भी उत्तर है। अब जिससे पूछ देगा कि बिहार में सबसे पहली नदी घाटी परियोजना का निर्माण कौन सा हुआ था, तो आप बताएंगे सोन नदी घाटी परियोजना। पूछेगा कि सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे अंग्रेज ने करवाया था। आपसे पूछेगा कि अंग्रेज ने सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब करवाया था, तो आप बताएंगे 1874 ईस्वी में करवाया था। तो देख लिए इस तरह से। तो हम लोग यहाँ जो है दूसरा चैप्टर जो पढ़े थे जल संसाधन, उससे जो प्रश्न बनते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर के अंत में अभ्यास के रूप में दिया है, आप स्वतः मूल्यांकन करने के लिए आपको दिया गया है, उस उत्तर को भी समझाएं, उस प्रश्न को भी समझाएं। उसके बाद 20 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम उसे निकालकर आपकी परीक्षण भी किए कि क्या आप इसे बता सकते हैं अथवा नहीं बता सकते हैं, फिर उन प्रश्नों को भी समझाएं। ये चैप्टर में, इस चैप्टर में कई प्रश्न और भी बन सकते हैं जो आप अपने तरीके से प्रश्न निकाल कर उसका सलूशन भी दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपकी चैप्टर पर पूरी पकड़ हो जाती है, आप डीपली ज्ञान हासिल कर लेते हैं, आप डीप नॉलेज ले आते हैं, आपके अंदर गहराई समझ आ जाती है उस चैप्टर की, और तब जाकर आप एक अच्छे पाठक बनते हैं। और बिहार बोर्ड एग्जाम में हो या कंपटीशन हो, किसी भी क्षेत्र में अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो आप अच्छी पूर्वक उसको बता सकते हैं, सलूशन दे सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को हम यहीं तक समझते हैं और यहीं लास्ट करते हैं, अंत करते हैं। धन्यवाद।